last class we were discussing section 32, that is depreciation allowance, and we learned that in order to claim depreciation, two conditions need to be satisfied. Number one, the asset must be owned by the assessee, and number two, it should be used for the purpose of business or profession. जब हम बात कर रहे थे ओनरशिप की, तो क्या ये बात जरूरी थी कि आपके पास फुल ओनरशिप हो, 100% ओनरशिप हो? नहीं, हमने सीखा कि अगर मेरे पास पार्शियल ओनरशिप भी है एसेट की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पार्शियल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा. इफ आई एम ओनर ऑफ द एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ऑफ द एसेट, देयर इज नो वरी, 30% डिप्रिसिएशन का भी मिल जाएगा. अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि ओनरशिप, क्या रजिस्टर्ड ओनरशिप होना जरूरी है? नहीं, ये भी बात सीखा हमने कि रजिस्टर्ड ओनरशिप होना जरूरी नहीं है. ओनरशिप का मतलब इनकम टैक्स में सिर्फ इतना है कि आप उस एसेट पे अपना हक जता सकते हो, किसी दूसरे को प्रिवेंट कर सकते हो उस एसेट का इस्तेमाल करने से. यानी कुल मिला के अगर वो एसेट आपका है, लीगली नहीं भी है तो भी चलेगा, रजिस्टर्ड ओनर आप नहीं हो तो भी चलेगा, अगर वो एसेट आपका है तो आप उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो. दूसरी बात ये थी कि एसेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. अगर मैंने माइक ये परचेज किया, ये माइक जो इससे हम क्लास ले रहे हैं, अगर यही माइक हम घर में यूज कर रहे होते, मान लीजिए इसी माइक से घर में मेरे भजन कीर्तन हो रहा है, ठीक है, तो क्या इस माइक पे मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. अब दूसरी बात आती है कि अगर यूज पार्शियल है तब क्या होगा? मतलब बिजनेस यूज भी है और साथ में पर्सनल यूज भी है. हम बिजनेस के लिए पार्शियली यूज कर रहे हैं, पार्शियली पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना परसेंटेज यूज आपका बिजनेस का है उतना परसेंटेज डिप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये एसेट मान लीजिए कि माइक 10,000 रुपीज का है, तो इसका डिप्रिसिएशन रेट भी एज्यूम कर लेते हैं 15% है, तो 10,000 का 15% डिप्रिसिएशन कितना होता है? 1500. और 1500 का हम बिजनेस यूज कितना करते हैं? मान लो 40% ऑफ माई बिजनेस यूज, तो 1500 का 40% कितना होता है? 1500 का 40% वुड बी 600 रुपीज. 600 रुपीज जो होगा वो डिप्रिसिएशन आपको इंटाइटल हो जाएगा बिजनेस में. क्लियर है बात? चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग. Asset must be used for the purpose of business or profession. The asset in respect of which depreciation is claimed must have been put to use for the purpose of business or profession. बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस एसेट के रिस्पेक्ट में आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, दैट मस्ट हैव बीन पुट टू यूज, वो पुट टू यूज होना बहुत आवश्यक है. पुट टू यूज मीन्स कॉमर्शियली पुट टू यूज. टेकिंग ट्रायल रन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैनॉट बी सेट टू पुट टू यूज. पुट टू यूज का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियली पुट टू यूज. आइए एक एक बात को समझते हैं. पहले तो पुट टू यूज को टेक्निकली समझ लें, फिर कॉमर्शियली पुट टू यूज को समझेंगे. पुट टू यूज का मतलब होता है एसेट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है. देयर आर टू टर्म्स. एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं रेडी टू यूज, और दूसरा टर्म है पुट टू यूज. आइए दोनों का मतलब समझाते हैं आपको. मान लीजिए मैंने एसी परचेज किया, बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे तभी आपको इन दोनों में अंतर समझ में आएगा. मैंने एसी परचेज किया, और बच्चों किया क्या उसके बाद? एसी परचेज करके मैंने क्लासरूम में एसी रख दिया, बस एज इट इज. जो कार्टून में पैक एसी आता है वो क्लासरूम में पड़ा हुआ है, ठीक है. क्या मेरी एसेट रेडी टू यूज या पुट टू यूज है? नहीं, बस अभी परचेज हुआ है. फिर मैंने क्या किया? एसी को इंस्टॉल करा दिया. एसी इंस्टॉल हो गया है. एसी इंस्टॉल हो गया तो इज इट रेडी टू यूज? यस. अब कहा जाता है एसी रेडी टू यूज है. पता है पुट टू यूज कब कहा जाएगा? जब एसी ऑन करेंगे और उसकी हवा खाएंगे, ठंडी ठंडी एसी की हवा मिलेगी, तब जाके उसे कहा जाएगा पुट टू यूज. फिर से समझाता हूं. जैसे मशीन मैंने खरीदा तो ये परचेज है. मशीन लाने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन करा दी तो इसे कहा जाता है रेडी टू यूज. अब इस्तेमाल करने के लायक बन गई है, क्योंकि जब तक खरीद के रखे हुए हैं तब तक इस्तेमाल करने के लायक नहीं है.
क्योंकि इंस्टॉलेशन नहीं है अभी। तो रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है? आप इस्तेमाल में ला सकते हो, और पुट टू यूज का मतलब होता है आप इस्तेमाल में ले आए हो। लेकिन पुट टू यूज का मतलब यहां पे सिर्फ पुट टू यूज नहीं है। कहता है डेप्रीशिएशन तब मिलेगा जब आपने पुट टू यूज किया है, और पुट टू यूज का मतलब कहता है कॉमर्शियली पुट टू यूज की बात कर रहे हैं। अब वर्ड समझना है कॉमर्शियली पुट टू यूज क्या होता है, क्योंकि डेप्रीशिएशन आपको तभी मिलेगा एसेट का जब आपने कॉमर्शियली पुट टू यूज किया। आइए समझते हैं। मैंने मशीन परचेज की है, अभी बंद पैकेट में कार्टून में रखा हुआ है मशीन। इज इट रेडी टू यूज? नहीं, अभी रेडी टू यूज कैसे है? मैंने उसकी इंस्टॉलेशन करा दी। इज इट रेडी टू यूज? यस। फिर मैंने क्या किया, एक टेक्नीशियन को बुलाया और कहा ट्रायल रन करके दिखाओ तो मशीन सही चलती है कि नहीं। ठीक है, तो उसने ट्रायल रन किया और मशीन को चला के दिखाया। इज इट पुट टू यूज? यस, दिस इज पुट टू यूज, बट दिस इज नॉट कॉमर्शियली पुट टू यूज। ट्रायल रन लेने का मतलब क्या है? ट्रायल रन से बस हम ये इंश्योर करते हैं मशीन सही चलेगी भी कि नहीं, राइट? और इनकम टैक्स कहता है पुट टू यूज का मतलब भी होता है कॉमर्शियली पुट टू यूज। यानी अगर आपने मशीन पे ट्रायल रन लिया है, अभी मशीन चलाया है तभी तो ट्रायल रन लिया है, लेकिन वो पुट टू यूज नहीं है। जिस दिन आप मशीन को कॉमर्शियली यूज करोगे, मतलब इस इरादे के साथ मशीन को यूज करोगे कि जो भी माल बनेगा उसे बेचेंगे हम, तब कहलाएगा मशीन पुट टू यूज। देखिए बहुत बार क्या होता है, एक कंपनी मशीन खरीदती है, खरीदने के बाद उसे इंस्टॉल करा देती है, इंस्टॉल कराने के बाद ट्रायल रन भी कर लेती है, एक दो बार मशीन को चला के देख लेती है, रॉ मटेरियल प्रोसेस करके देख लेती है कि चल भी रही है कि नहीं ठीक ठाक, और उसके बाद उसको छोड़ देती है। कहती है दिवाली के दिन अब इसकी पूजन होगी मशीन की, उसके बाद हम लोग इस पे प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि 20 अगस्त को मैंने इंस्टॉल भी कर दिया, ट्रायल रन भी 20 अगस्त को हो गया, लेकिन दिवाली कब थी? 15 अक्टूबर को। मैंने 15 अक्टूबर को मशीन वापस से शुरू किया, तो पता है पुट टू यूज क्या कहलाएगा? 15 अक्टूबर, ये है पुट टू यूज। 20 अगस्त को क्या मैंने मशीन चलाया था, पुट टू यूज किया था? हाँ किया था, लेकिन वो पुट टू यूज नहीं कहलाता क्योंकि वो ट्रायल रन था। और ट्रायल रन कॉमर्शियल नहीं होता। ट्रायल रन का इरादा कमाना थोड़ी ना होता है, मशीन चेक करना होता है। जिस दिन आप कॉमर्शियली मतलब कमाने के इरादे से मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, वो कहलाता है पुट टू यूज। तो 20 अक्टूबर को मेरी मशीन सिर्फ रेडी टू यूज थी। अब बच्चों अगली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 20 अगस्त को मशीन पे ट्रायल रन लिया। वो मशीन जीन्स बनाने की थी, ऑटोमेटिक मशीन लाए हैं जीन्स बनाने की। सुनोगे तो मजा आ जाएगा, कितनी जबरदस्त जीन्स है। ऐसी जीन्स बनाने की मशीन है कि आप मशीन में कपड़ा डालिए और कमांड दीजिए कंप्यूटर से, हाइट इतनी, वेस्ट इतना, सारी चीजें कमांड दीजिए और मशीन से जीन्स बन के निकल जाएगी। सुंदर वाली मशीन एकदम, ठीक है। मैंने 20 अगस्त को मशीन इंस्टॉल कराई और एक टेक्नीशियन को बोला कि मुझे करके तो दिखाओ कि जीन्स बन रही है कि नहीं। तो उसने कपड़ा मंगवाया मुझसे, ठीक है, डलवाया उसमें और कमांड दिया और जीन्स बन के निकल गई। मैंने कहा वाह गजब, क्या बात है। 10 जीन्स उसने बना के मुझे दिखाई। किस दिन? 20 अगस्त को। ध्यान दीजिए, क्या 20 अगस्त को माल बनाना मैंने शुरू कर दिया? नहीं, मैंने तो टेस्टिंग करवाई थी, फिर भी 10 जीन्स तैयार हो गई। अब क्या करें इस 10 जीन्स का? मैंने तो बेचने के लिए बनाई नहीं थी, तो वापस से खोल खाल के जीन्स का कपड़ा बना दे? नहीं भाई, बन गई है तो उठा के बेच दिए हम। और हमने 10 जीन्स को 2500 रुपए के रेट से बेच भी दिया, 25,000 रुपए आ गए। जानना ये चाहते हैं, अब तो मैंने बेनिफिट कमा भी लिया 20 अगस्त को ही, क्या 20 अगस्त को अब मशीन पुट टू यूज कहलाएगी कि नहीं? नहीं कहलाएगी बच्चों, आज भी ये रेडी टू यूज है। क्योंकि पुट टू यूज तब कहलाता है जब इरादा कमर्शियल प्रोडक्शन का हो। मैंने 25,000 जरूर बना लिए, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, क्या इरादा 25,000 रुपए बनाना था? नहीं, मशीन की टेस्टिंग करना था। ये तो मेरा नसीब अच्छा है कि 25,000 रुपए आ गए, मशीन का टेस्ट सक्सेसफुल रहा, लेकिन मेरा इरादा कमाना नहीं था, इरादा मशीन को चेक करना था। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ट्रायल रन लेते हैं तो सीधी सी बात है, सक्सेसफुल होगा तो फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन ट्रायल रन इसका मतलब कॉमर्शियली पुट टू यूज नहीं होता है। ट्रायल रन तो मशीन की चेकिंग होती है। तो मैंने अगर 25,000 रुपए कमा भी लिए ना 20 अगस्त को, तो भी मशीन क्या कहलाएगी? रेडी टू यूज।
and put to use will be that particular day on which you have the intention of commercially producing the goods. Did you understand? And now let us conclude the point what income tax says. Income tax says that depreciation shall be allowed to you only when the machine has been put to use. Put to use से ही आपको depreciation मिलेगा, और अगर ये नहीं हुआ था तो नहीं मिलेगा. आइए समझाता हूं आपको conclusion point. हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 18-19 की. मैंने मशीन परचेज की, सब बताता हूं आपको. मैंने मशीन परचेज की किस दिन? 20 अगस्त 2018 को. मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करा दी. किस दिन करा दी? इंस्टॉलेशन कराई मैंने 15 अक्टूबर 2018 को. मैंने इस पे ट्रायल रन लिया बच्चों. कब लिया मैंने ट्रायल रन? ले लिया मैंने मान लो 1 जनवरी 2019 को. ठीक है. और फिर मैंने उसके बाद इसे फाइनली पुट टू यूज किया 10/4/2019 को. अब क्वेश्चन यह है कि मैंने 18-19 प्रीवियस ईयर में मशीन को परचेज भी किया था, इंस्टॉल भी कराया था, ट्रायल रन भी लिया था, लेकिन पुट टू यूज किया है अगले फाइनेंशियल ईयर में. देखो ये अप्रैल में अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया. 19-20 में पुट टू यूज किया है. क्या मुझे 18-19 में डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोचिए और बताइए. क्या मुझे 18-19 में डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं. डेप्रिसिएशन क्लेम करने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पुट टू यूज किया ही नहीं है. डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम. डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन PY 19-20 19-20 में मिलेगा. ठीक है. पता है मेरी मशीन 1 जनवरी तक रेडी टू यूज थी मात्र. पुट टू यूज तो किस दिन हुई है? 10 अप्रैल को. तो इसलिए 18-19 में भले खरीद लिए, लगा लिए, ट्रायल रन ले लिए, भाई पुट टू यूज तो किए ही नहीं ना, कोई डेप्रिसिएशन नहीं. अंडरस्टूड एवरीवन? अब अगली बात समझेंगे और थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा इस बात को समझने के लिए. एग्जाम्पल बहुत लाइट वाला लेता हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत जल्दी बात समझ में आएगी. चलो फिर से सोचो बच्चों. मैंने एसी खरीदा और कार्टून में बंद पड़ा हुआ है, क्लासरूम में रखा हुआ है. क्लासरूम में रखा हुआ है. और मैंने बच्चों से कहा बस बच्चों कार्टून में एसी रखा हुआ है तुम्हारे सामने, देखो और एज्यूम करो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चलेगी नहीं, एसी लगेगी नहीं. क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं. मैंने एसी इंस्टॉल करा दी. ठीक है. चलाते नहीं है, लेकिन बच्चों से कह रहे देखो एसी लगी तो है ना, महसूस करो ठंडी हवा आएगी. क्यों नहीं चलाते हैं? बिजली का बिल आएगा ना, बचा रहे हैं. ठीक है. मैंने एसी लगा दी है, इंस्टॉल करा दी है, बच्चों से कहा एज्यूम करो ठंडी हवा आ रही है. जल्दी बताओ क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि मशीन रेडी टू यूज तो है. अभी हम रिमोट दबाएं तो तुरंत चालू हो जाएगी, लेकिन दबाते कहां हैं? पुट टू यूज नहीं करते, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. लेकिन अब ध्यान से बात जो सुननी है वो अब बोलने जा रहे हैं. पता है मैंने एसी साल भर प्रीवियस ईयर 18-19 में चलाई नहीं, ऐसा नहीं है. हम चला ही नहीं पाए, मजबूरी थी मेरी. बताता हूं आपको क्या थी. है क्या कि ऑफिस, मान लीजिए मेरी जो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट है वो इन्वर्टर पे कनेक्टेड है. डू नॉट हैव जनरेटर. मतलब हम ये मान के चल रहे हैं मेरे पास जनरेटर नहीं है और इन्वर्टर पे ही ऑफिस चलती है. बात समझ में आ रही है? ऑफिस पूरी किस पे चल रही है? इन्वर्टर पे चल रही है. आई डू नॉट हैव जनरेटर. अब होता क्या है कि अगर एसी चलाना हो तो लाइट होनी चाहिए. अगर लाइट नहीं है तो एसी नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्वर्टर पे एसी हम कनेक्ट नहीं करा रखे. और जब जब आपकी क्लास होती थी प्रीवियस ईयर 18-19 में, कभी भी लाइट थी ही नहीं. हम चाह के रह गए कि कभी तो एसी चले, कभी तो एसी चले क्लास में, कभी चली ही नहीं. हम चलाए नहीं, ऐसा नहीं है. हम चलाना चाहते थे, तभी तो हमने मशीन लगवाया, इंस्टॉल कराया, लेकिन हम चला नहीं पाए. वो मजबूरी थी मेरी.
क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? इनकम टैक्स कहता है मिलेगा। कहता है अगर आपने रेडी टू यूज कर दिया, देखिए क्या बोलता है, अगर आपने रेडी टू यूज कर दिया और पुट टू यूज किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाए, ये किसी मजबूरी से नहीं हो पाया, तो कह रहा है मान लेंगे पुट टू यूज हो गया और डेप्रिसिएशन दे देंगे। हाँ, अदरवाइज तो नियम ये है कि रेडी टू यूज पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, पुट टू यूज होना चाहिए। लेकिन अगर पुट टू यूज ना होने के पीछे हम बाध्य थे, हम मजबूर थे, हम चाहते थे पुट टू यूज हो, नहीं हो पा रहा था, तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? कहता है डेप्रिसिएशन मिलेगा। पुट टू यूज नहीं है तो भी डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। हाँ, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। हम एसी बंद डब्बे में रखे हैं, बंद डब्बे में रखे हैं, अभी तक निकाल के लगवाए भी नहीं है, और हर दिन बच्चों से कहते हैं चाहता तो हूं एसी चल जाए, चाहता तो हूं एसी चल जाए, लेकिन डब्बे में है बेचारा, चलेगा कैसे? क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं। अरे रेडी टू यूज तो करो, कम से कम इंस्टॉल तो कराओ, फिर मजबूरी बताओ तो सरकार कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम मजबूर थे, तुम्हें डेप्रिसिएशन दे देते हैं। सबको बात समझ में आई? आइए देखिए, द एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच depreciation is claimed must have been put to use for the purpose of business or profession. Put to use means commercially put to use. Taking trial run on plant and machinery cannot be said to put to use. सिर्फ ट्रायल रन लिए हो तो वो put to use नहीं होता है. If a machine is kept ready for use, although in fact it has not worked during the year, the machine can be said to be used for the purpose of business and profession. कह रहे मशीन रेडी टू यूज थी, लेकिन वो वर्क नहीं हो पाया उस पर, तो कह रहा है उसे हम मानेंगे कि वो पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हुआ है। एनी फोर्स्ड आइडलनेस, फोर्स्ड आइडलनेस का मतलब होता है कोई बाध्य कर रहा है, कोई फोर्स है जो आपकी मशीन को खाली बैठने पे मजबूर कर रहा है। एनी फोर्स्ड आइडलनेस ऑफ द मशीनरी कैनॉट डिसएंटाइटल द एसएससी फ्रॉम गेटिंग बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस। अगर किसी मजबूरी की वजह से आपकी मशीन आइडल थी, खाली पड़ी थी, इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो इससे डेप्रिसिएशन डिसएंटाइटल नहीं होगी, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। कैनॉट डिसएंटाइटल, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, मतलब क्या? डेप्रिसिएशन मिलेगा, राइट? तो अगर कोई फोर्स्ड आइडलनेस है, मजबूरी की वजह से मशीन आइडल पड़ी थी, तो यू विल बी अलाउड टू क्लेम डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now we shall move towards computation of depreciation. Depreciation compute कैसे किया जाता है? अगर हमें depreciation की computation करनी है तो हमें समझना होगा तीन चीजों को। अगर आपको तीन चीज की जानकारी है तभी आप depreciation compute कर सकते हैं। Important terms for computation of depreciation allowance. You need to have knowledge of block of asset. You need to have knowledge of actual cost, and you also need to have knowledge of WDV. Basically, income tax में depreciation individual assets पे नहीं मिलता, asset के पूरे एक ग्रुप पे मिलता है। मतलब कई सारे asset को इकट्ठा कर दिया जाता है, जो टोटल वैल्यू आती है उस पे depreciation लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कई सारे फर्नीचर हैं, फर्नीचर में तो कई सारे फर्नीचर है ना भाई, सोफा सेट भी है, स्टूडेंट चेयर भी है, ऑफिस वाली चेयर भी है, विजिटर चेयर भी है रिसेप्शन पे। तो इनकम टैक्स हर एसेट का अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं देता, कहता है जोड़ लगाओ, जोड़ लगाओ, टोटल बताओ और उस पर डेप्रिसिएशन ले लो। ठीक है, तो वो एसेट्स के ब्लॉक बनवाता है, उसी को कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट। ठीक है, तो आपको एसेट का ब्लॉक बनाना होता है। अब ये दो चीज और क्या है, एक्चुअल कॉस्ट और WDV। पहले साल जो ब्लॉक ऑफ एसेट होता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन मिलता है। सबको मालूम है भाई, पहली बात तो एक्चुअल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन आएगा, और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर होंगे उस पर WDV पे डिप्रिसिएशन आएगा। जैसे पहली बार अगर पूरे ब्लॉक की कॉस्ट है 100 रुपए और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है, तो 10 रुपए इस पे घटाएंगे, 90 रुपए बचा। 90 रुपए क्या कहलाती है? WDV। 100 रुपए कॉस्ट थी, 10 रुपए डिप्रिसिएशन, 90 रुपए WDV। अगली बार 10% डिप्रिसिएशन इस 90 रुपए पे लगेगा, तो 9 रुपए का डिप्रिसिएशन आएगा, यही कह रहे हैं। तो पहली बार डिप्रिसिएशन मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट पे और सब्सिक्वेंट ईयर में डिप्रिसिएशन मिलेगा WDV पे।
तो आपको ब्लॉक ऑफ एसेट बनाना है, उसकी कॉस्ट लेनी है और फिर उसके बाद उसकी WDV सब्सिक्वेंट ईयर मिलेंगे। अब पहली बात पे आ जाते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। अगर आपको ब्लॉक ऑफ एसेट समझना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए क्लास ऑफ एसेट की। बड़ी समस्या है सर, बड़ी समस्या है। ब्लॉक ऑफ एसेट समझना है तो पहले क्लास ऑफ एसेट समझो। ध्यान दीजिए, क्लास ऑफ एसेट समझाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है ब्लॉक ऑफ एसेट समझाना। लेकिन ब्लॉक उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसको क्लास ऑफ एसेट समझ में आता है। आइए बच्चों, तो पहले क्लास ऑफ एसेट समझते हैं, और क्लास ऑफ एसेट जब आप समझ जाएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा ब्लॉक ऑफ एसेट की। क्लास ऑफ एसेट, एसेट 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। मतलब जितने भी एसेट हैं जिन पे भी डेप्रीशिएशन लगता है वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। और एक एसेट ऐसा है जिस पे डेप्रीशिएशन नहीं होता, और आप सभी को यह बात पता होगी, दैट इज लैंड। तो लैंड नहीं आएगा इसमें। लैंड के अलावा सब कुछ यहां पे समाएगा, हर कुछ यहां पे आएगा। पहला क्लास जो है वो कहलाता है बिल्डिंग, दूसरा क्लास कहलाता है फर्नीचर एंड फिटिंग, तीसरा क्लास कहलाता है प्लांट एंड मशीनरी, और चौथा क्लास कहलाता है इनटेंजिबल एसेट्स। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? पहला क्लास है बिल्डिंग, दूसरा फर्नीचर फिटिंग, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी और चौथा इनटेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग आप सभी जानते हैं, बिल्डिंग का मतलब होता है सुपर स्ट्रक्चर। जमीन के ऊपर जो चीज खड़ी है, सिविल स्ट्रक्चर जो खड़ा है, उसको कहा जाता है बिल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन जो मिलता है वो सिर्फ बिल्डिंग पे मिलता है, लैंड पे नहीं मिलता। अगर आप 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदते हैं और उस पर 3 करोड़ रुपए का मकान बना देते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है 5 करोड़ की बिल्डिंग है, यही बोलते हैं ना। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं बोलता, कहता है 2 करोड़ की जमीन है, लैंड है, 3 करोड़ की बिल्डिंग है। ये बात याद रखिएगा, इनकम टैक्स में ऐसे नहीं बोला जाता। आम बोलचाल की भाषा में लोग ऐसे ही बोलते हैं, 2 करोड़ की जमीन खरीदते हैं, 3 करोड़ का मकान बना दिए, तो कहते हैं 5 करोड़ रुपए का मकान है। स्वाभाविक सी बात है 5 करोड़ का, मानते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं बोलता, कहता है अलग अलग बोलना है। लैंड 2 करोड़ की है, बिल्डिंग 3 करोड़ का है, ठीक है। बिल्डिंग जमीन के ऊपर जो है बस वो बिल्डिंग है। हाँ, बेसमेंट बनाया तो वो भी बिल्डिंग है, राइट, ठीक है। जमीन लेकिन बिल्डिंग का हिस्सा नहीं है, जमीन अलग है, ठीक है। तो इनकम टैक्स कहता है लैंड बताना होगा, बिल्डिंग बताना होगा। ध्यान दीजिएगा, लैंड यहां पे कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। और दुनिया जहां ये बात जानती है कि लैंड की वैल्यू कभी कम होती ही नहीं है, वो डेप्रिशिएट कहां करती है, ठीक है। आज अगर 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदें तो कल 3 करोड़ की होगी, वो 2.25 करोड़ की, 1 करोड़ की होगी नहीं। हो सकता है कभी एक जमाना है जिस समय कम होने लग जाए तो शायद डेप्रिसिएशन मिलने लग जाए। आज के समय में तो ऐसा है नहीं, और आने वाले समय में भी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लैंड तो बढ़ नहीं जाएगी, वो तो जितनी है उतनी ही रहेगी। तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? इंक्रीज होगी। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? बिल्डिंग धीरे धीरे डिप्रिशिएट होती है भाई, पुरानी होते जाती, होते 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 एक दिन ढह भी जाएगी। तो बिल्डिंग एक क्लास ऑफ एसेट है। दूसरा फर्नीचर फिटिंग। बच्चों फर्नीचर तो आप भी समझते हो, फिटिंग समझते हो क्या? मान लो ये तो फिटिंग तो नया वर्ड है, शायद आप ना भी बोल पाओ। लेकिन बच्चों जब आप क्लास 11 थे, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, उस समय आप लोग अकाउंट्स में लिखते थे एक वर्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर, बड़े तौर से लिखते थे। जब आप छोटे बच्चे थे तो मैडम आपको लिखवाती थी, बच्चों बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख लो, और आप भी लिख लेते थे। तो बताएगा हमको फर्नीचर किसे कहते हैं, फिक्सचर किसे कहते हैं? विल यू टेल मी दिस? फर्नीचर जो होता है, जैसे क्लासेस में ये बेंचेस रखी हुई हैं, राइट, सोफा सेट है, विजिटर्स चेयर है रिसेप्शन पे, ये सब फर्नीचर है। फिक्सचर क्या होता है? जब फर्नीचर फिक्स होता है जमीन में तो उसी को फिक्सचर बोला जाता है। फिक्सचर का मतलब ही फर्नीचर होता है।
वो फर्नीचर जो फिक्स है, आप हिला डुला नहीं सकते हो, तो पता है उसी को क्या बोला जाता है? फिक्सचर। जैसे मान लीजिए ये एक चेयर है, चेयर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, अब छोड़ दो, जो चीज नहीं बन पाएगी वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगर मैंने फर्नीचर को, चेयर को नट बोल्ट से जमीन में कसा हुआ है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो देखिए उनके फर्नीचर मूवेबल नहीं होते हैं, कुर्सियां रखी नहीं होती हैं, वो सब पुराने जमाने की यूनिवर्सिटीज है, 25 साल 50 साल 100 साल पहले बनी थी, सब नट बोल्ट से कसी हुई है फर्नीचर की, कोई फर्नीचर भी उठा के ना ले जाए, ठीक है। तो जो चीज कसी होती है, बहुत सारी में कुर्सी के 4 पैर हैं, चारों पैर जमीन में गाड़े हुए होते हैं। अब बात समझे जो कहना चाहता हूं? ऐसे फर्नीचर को कहा जाता है फिक्सचर। वो भी फर्नीचर है, बस वो टाइटेंड है, फास्टेंड है टू अर्थ, टू वॉल, ऐसे फर्नीचर को कहा जाता है फिक्सचर। और जो मूव कर सकता है फर्नीचर, हिला डुला सकते हो, उसे कहा जाता है फर्नीचर। जैसे मेरे क्लासेस में जो बेंचेस हैं, आप घुमा सकते हो, हिला डुला सकते हो, वो फर्नीचर है। यही अगर मैं फिक्स करा दूं ना, ठीक है, मैं भी क्या करूं, ग्राउंड में छेद करा करा के सबको टाइट करा दूं, तो ये बन जाएगा फिक्सचर, ठीक है। तो फर्नीचर फिक्सचर एक ही चीज होती है, ये फर्नीचर ही होता है बच्चों, ये फर्नीचर होता है। फिटिंग अलग चीज है। फिटिंग क्या है? फिटिंग का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल फिटिंग। फिटिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। नाउ यू विल आस्क मी सर व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फिटिंग? इलेक्ट्रिकल फिटिंग किसे कहते हैं? तो पहले आपसे ही पूछ ले, फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है कि नहीं है? वेदर फैन इज अ इलेक्ट्रिकल फिटिंग और नॉट? जो क्लासेस में आपको एलईडी लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, इज इट इलेक्ट्रिकल फिटिंग और नॉट? नो, दीज आर नॉट इलेक्ट्रिकल फिटिंग स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग का मतलब होता है वायरिंग। बेसिकली अब आपको यहां वायरिंग नहीं दिखाई देगी क्योंकि सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो जो वायरिंग्स होती है ना, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल फिटिंग। और जो स्विच बोर्ड लगते हैं, वो स्विच बोर्ड भी वायरिंग का हिस्सा होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो बच्चों अगर मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग का मतलब वायरिंग और स्विच बोर्ड है। फैन या फिर लाइट, ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, दे आर नॉट फिटिंग्स, दे आर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। समझ में आ रही है बात सबको? फिटिंग का मतलब क्लियर हो गया ना? फिटिंग तो फैन लाइट यहां नहीं आएगा, ये काट देता हूं, ये सब तो इक्विपमेंट्स हैं। फिटिंग का मतलब वायरिंग स्विच बोर्ड तक, स्विच बोर्ड भी अपने आप में फिटिंग का हिस्सा है। ये यहां पे आता है दूसरी कैटेगरी में। तो क्लास ऑफ एसेट में पहली कैटेगरी बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर एंड फिटिंग। फिटिंग का मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह, ठीक है। तीसरा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले चौथा करेंगे, क्योंकि तीसरे की डेफिनेशन बड़ी मजेदार है, मजा आएगा। तो मजा बाद में लेते हैं, पहले सजा देख लेते हैं उसकी क्या है। इनटेंजिबल एसेट क्या है? इनटेंजिबल एसेट भी वैसे तो बड़ी प्यारी चीज होती है। आपसे पूछेंगे तो आप भी बोलोगे विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन। तो हम ऐसे बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट वो खुशनुमा एहसास है जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। आप भी यही बोलते हो ना, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, राइट? तो इनटेंजिबल एसेट बस एक ऐसा एसेट है जिसे आप बस महसूस करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, नो हाउ, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज, right? These trademark, these all things are called intangible asset. Basically the asset which cannot be touched or seen, you know it. अब बात आती है प्लांट एंड मशीनरी क्या है सर? व्हाट इज दिस प्लांट एंड मशीनरी? तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन ये है कि इफ देयर इज एन एसेट which is not building, which is not furniture fitting, which is not intangible, then it is plant and machinery. अगर कोई एसेट बिल्डिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो डेप्रिशिएबल जरूर होना चाहिए। अगर कोई एसेट बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर फिटिंग नहीं है, इनटेंजिबल भी नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी है। ये है इनकम टैक्स की डेफिनेशन, और ये तरीका होता है एसेट को बांटने का। क्या आप एसेट को क्लास ऑफ एसेट में बांट पाएंगे? जब आप क्लास ऑफ एसेट में बांट लेंगे बच्चों, तो मैं आपको सिखाऊंगा, पता है क्या? ब्लॉक ऑफ एसेट। ध्यान दीजिएगा, क्लास ऑफ एसेट पढ़ाना उद्देश्य नहीं था, पढ़ाना उद्देश्य क्या था? ब्लॉक ऑफ एसेट। तो आइए पहले मुझे बताइए कि आपने क्लास ऑफ एसेट समझा कि नहीं समझा?
समझा क्लास ऑफ एसेट को? चलिए, अगर आपने क्लास ऑफ एसेट समझा तो मैं अब आपसे कुछ बातें करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि ये एसेट कहां जाएगी। आपको बताना है, क्लासिफिकेशन करना है कि वेदर इट इज बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल। ठीक है, चलिए अब मुझे करके बताइए आप थोड़ा सा बाइफर्गेशन, मैं भी देखूंगा आपने कितना समझा। ये बताइए बच्चों, ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूं ये क्या है? विच एसेट इज दिस? इज इट बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी कहोगे या इंटेंजिबल कहोगे? बिल्डिंग है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए, माइक बिल्डिंग है? तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये बिल्डिंग कहां से हो जाएगी ये माइक? ठीक है, बिल्डिंग तो सबको दिखती है, पता है बिल्डिंग क्या होती है। फर्नीचर फिटिंग है? सवाल ही नहीं उठता, फर्नीचर कहां से हो गया ये? इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ये? वायरिंग वायरिंग नहीं है ये कोई, तो फर्नीचर फिटिंग भी नहीं है। अच्छा, इनटेंजिबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो क्या है? तो प्लांट एंड मशीनरी है बच्चों, दिस प्लांट एंड मशीनरी। ये जो माइक मैंने लगा रखी है इनकम टैक्स के लिए, ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। क्लासिफिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। चलिए और बात करते हैं बच्चों, मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, जो क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है। आप मुझे बताएंगे कि ये जो कैमरा है ये क्या है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल। प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा बच्चों, क्लास में एसी लगी है, वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा, फैन लगा है, ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। बच्चों, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी है। सर सब का सब प्लांट एंड मशीनरी है? नहीं बच्चों, रुको बता रहा हूं। जिन बेंचेस पे आप बैठे हैं वो क्या है, जल्दी बताइए? फर्नीचर है। ठीक है, स्विच बोर्ड देखो, आपके पीछे स्विच बोर्ड है बैक वॉल पे, वो क्या है? वो भी फर्नीचर फिटिंग है। ठीक है, अच्छा वायरिंग भी है इस क्लासरूम में, दिख नहीं रही है, सब अंडरग्राउंड वायरिंग है, वो क्या है? वो भी फर्नीचर फिटिंग है। ठीक है, ये क्लासेस जो रिकॉर्ड हो रही है पैरेलली एट द सेम टाइम, ये कहां पे स्टोर होते जा रही है? जो कंप्यूटर यहां क्लासरूम में रखा हुआ है, राइट? ये कंप्यूटर क्या है? बिल्डिंग है, फर्नीचर फिटिंग है, इंटेंजिबल है, ये भी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा प्रोग्राम सेव हो रहा है ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से सेव हो रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, कंप्यूटर में ये ताकत कहां की वो अपने से सेव कर ले सारी चीजों को, कैमरे से लेना डाटा को और वहां पे स्टोर करते जा रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, क्लियर है सारी बात आपको? तो क्लासरूम में अच्छा और भी कुछ लगे हुए, स्पीकर्स लगे हुए हैं बच्चों। स्पीकर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। क्लास में एम्पलीफायर लगा हुआ है, बेसिकली जो माइक को स्पीकर से कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है? वो भी प्लांट एंड मशीनरी, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग कि क्लास ऑफ एसेट क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है। अगर सेम क्लास ऑफ एसेट है और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है तो उन एसेट को कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट। सेम क्लास और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर है तो वो मिला के बनते हैं एक ब्लॉक ऑफ एसेट। आइए बच्चों ध्यान से समझते हैं इस बात को। जैसे बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास बिल्डिंग ए है बच्चों, बिल्डिंग बी भी है मेरे पास, बिल्डिंग सी भी है। बिल्डिंग ए पे 5% का डिप्रिसिएशन है, और क्यों है ये सब बाद में बात करेंगे, आप अभी बस इतना सुनिए। बी पे 10% डिप्रिसिएशन मिलता है और सी पे भी 10% मिलता है। ए बी सी बिल्डिंग क्या एक ही क्लास ऑफ एसेट को बिलोंग करते हैं? हाँ भाई, बिल्डिंग क्लास को बिलोंग करते हैं ये, लेकिन बी और सी पे सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी है, तो ये एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, और ये ए बिल्डिंग
ठीक है, ये अलग ब्लॉक बन गया, दिस इज सेपरेट ब्लॉक, ये अनदर ब्लॉक है। आई बात समझ में? जैसे अब मान लेते हैं इस तरीके से कुछ करते हैं हम लोग, मेरे पास बिल्डिंग है ए, मेरे पास बिल्डिंग है बी, मेरे पास बिल्डिंग है सी, और मेरे पास फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर में है चेयर और फर्नीचर में है टेबल भी। बिल्डिंग ए का रेट है 5% का, इसका 10% का है, इसका 10% डेप्रिसिएशन, इस पे भी 10 है, इस पे भी 10 है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनना और सही आंसर करना। कितने क्लास ऑफ एसेट यहां पे हमने लिखे हैं? हाउ मेनी क्लासेस ऑफ एसेट आर हियर? 2 क्लास ऑफ एसेट है। बिल्डिंग एक क्लास हो गया, तो ये फर्नीचर फिटिंग वाला क्लास है, 2 ही क्लास है। ठीक है, कितने ब्लॉक ऑफ एसेट हो गए? ब्लॉक किसे कहा जाता है? सेम क्लास के अंदर सेम रेट रहेगा तो वो एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, सेम क्लास के अंदर सेम रेट रहेगा तो वो ब्लॉक बन जाएगा। तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, सारे पे 10% है, ये मिलके एक ब्लॉक बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, सेम क्लास भी होना चाहिए। क्लास अलग है, फर्नीचर अलग क्लास है, बिल्डिंग अलग क्लास है। तो ये देखिए एक क्लास है बिल्डिंग, इसमें रेट भी एक है, तो ये एक ब्लॉक बन गया, दिस इज 1 ब्लॉक। ये फर्नीचर, ये भी फर्नीचर, दोनों फर्नीचर एक ही क्लास है, दोनों का रेट भी एक ही है, ये बन गया एक ब्लॉक। ये बिल्डिंग क्लास बिल्डिंग है, रेट 5% वाला अकेले इसका है क्योंकि बाकी बिल्डिंग का 10 था, तो ये अपने आप में एक अलग ब्लॉक है। तो मेरे पास क्लास ऑफ एसेट पूछेंगे बच्चों तो 2 क्लास ऑफ एसेट है, लेकिन इफ यू आर आस्क मी कि हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ एसेट आई हैव, तो आई हैव 3 ब्लॉक्स ऑफ एसेट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एनी इश्यूज? क्लियर है? तो बात क्लियर हो गई हमको। एक बार क्या करते हैं हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सबका अगर हमें पता चल जाए तो क्लास ऑफ एसेट तो पता ही है, फिर हम क्या बना लेंगे? ब्लॉक बना लेंगे। Block of asset. The term block of asset means a group of asset falling within a class of asset comprising building, furniture and fitting, plant and machinery, intangible. In respect of this, same percentage of depreciation is prescribed. जो इस क्लास में फॉल करते हैं और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट हम शॉर्ट में लिख दें तो सेम क्लास सेम परसेंटेज डेप्रिसिएशन, ये होता है एक ब्लॉक। ठीक है, अब आइए समझना शुरू करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये रटना पड़ेगा, फुल चार्ट आपको रटना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न बाई हार्ट। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% डेप्रिसिएशन, अगर जनरल बिल्डिंग है तो 10%। जनरल बिल्डिंग का मतलब होता है सब चीज इसमें आ जाता है, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री बिल्डिंग, सब कुछ इसमें आ जाता है। टेम्पोररी स्ट्रक्चर, टेम्पोररी स्ट्रक्चर समझते हैं आप? आपको बताते हैं टेम्पोररी स्ट्रक्चर क्या होता है बिल्डिंग का। जैसे मान लीजिए हाईवे का काम चल रहा है बड़े रिमोट एरिया में, ठीक है, 100 किलोमीटर तक कोई वर्कर मिलने वाला नहीं है, तो जो हाईवे का काम लेता है कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या करता है, वर्कर्स के लिए टेम्पोररी घर बना देता है। ठीक है, और टेम्पोररी घर बनाता है मतलब वो मजबूत घर और नहीं है, बेसिकली वो हाईवे का काम कंप्लीट होगा, घर गिरा के फिर आगे निकलेगा, वो उसको गिरा देना होगा, डिमोलिश भी करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली साइट पे ही क्या करते हैं, जहां पे काम हम चलता रहता है, साइट पे वो लोग टेम्पोररी घर बना देते हैं, वर्कर वहां रहते हैं, काम कंप्लीट होता है, घर गिराते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसको कहा जाता है टेम्पोररी स्ट्रक्चर। ठीक है, और कैसे बनता है ये भी बताएं। जैसे समुद्र के किनारे ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह निकाल रहे हैं समुद्र के किनारे एकदम। ठीक है, अब वहां पे भी, अब समुद्र के किनारे थोड़ी ना घर वर होते हैं, ठीक है, वो काफी दूर पे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी टाइप का स्ट्रक्चर वगैरह वहां पे कुछ बना लेते हैं वर्कर के रहने के लिए, और जब काम खत्म हो जाता है तो फिर वो गिरा देते हैं घर। तो उस पर मिलता है 40% डिप्रिसिएशन। अब उस पर 40% मिलना भी चाहिए, आपको भी समझ में आ रहा है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, छोटी लाइफ होती है। ठीक है,
रेजिडेंशियल पे 5%, जनरल में सारी चीज आ जाएगी, इसमें ऑफिस भी आ जाएगा, फैक्ट्री आ जाएगा, गोडाउन आ जाएगा, मतलब हर तरीके का, शॉप हो गया, शोरूम्स हो गए, सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी डिप्रिसिएशन मिलेगा? क्या मुझे अपने घर पे भी डिप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं, मुझे अपने घर पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्रश्न उठता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मेरा पर्सनल यूज है। मुझे एक एसेट के रिस्पेक्ट में डिप्रिसिएशन तभी मिलता है जब मैं उसका बिजनेस प्रोफेशन यूज कर रहा हूं। तो फिर यहां रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्यों लिखी है? ध्यान दीजिए, बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, मैं रेजिडेंस की तरह यूज कर रहा हूं, मैं ऐसी बात कहां कर रहा हूं। देखिए, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बिजनेस की तरह इस्तेमाल कब हो सकती है? मेरे जो फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं, उनके रहने के लिए मैंने घर बनवा रखा है। बताइए, कंपनी के जो फैक्ट्री के मैनेजर है वो उस घर में रहते हैं, तो क्या वो घर भी कंपनी का है और कंपनी के बिजनेस में यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैं मालिक हूं बिजनेस का। जो मेरा अपना घर होगा उसका डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि उसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है, ये माना जाएगा। लेकिन अगर मेरे वर्कर, मेरे कंपनी का मैनेजर, वो लोग को रहने के लिए मैं एक घर बनवाता हूं, तो वो घर कहलाएगा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। वो पर्सनल इस्तेमाल थोड़ी ना कर रहा हूं, कंपनी के वर्कर रहते हैं, कंपनी के मैनेजर रहते हैं, तो वो बिजनेस का घर कहलाएगा और उसका मुझे डिप्रिसिएशन बिजनेस में मिलेगा। कितना मिलेगा? लेकिन बस 5%। जनरल बिल्डिंग का 10%, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है तो 40%। आइए बच्चे रटना शुरू करते हैं हम लोग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलिए 5, टेम्पोररी 40, बाकी सब 10। ऐसे बोलिए, रेजिडेंशियल 5, टेम्पोररी 40, बाकी सब 10। फर्नीचर एंड फिटिंग तो बड़ी सुंदर सी बात है, चाहे कोई भी फर्नीचर हो, फिटिंग हो, 10% मिलता है, तो इसमें तो लफड़ा ही नहीं है। फर्नीचर सब में 10%। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल, और जनरल का मतलब क्या होता है? अगर वो नीचे दिए गए प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो वो जनरल प्लांट एंड मशीनरी कहलाती है। अगर वो नीचे दी गई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो वो जनरल प्लांट एंड मशीनरी कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इंटेंजिबल एसेट हमने आपको पहले ही बताया। इंटेंजिबल एसेट में भी बड़ी खास बात है, इसलिए पहले इसको कर लेते हैं। इस पे भी सेम रेट है, चाहे कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, 25%। ठीक है, अब आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेट यही है। जनरल प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है अगर नीचे दिए गए प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो वो जनरल है और रेट 15 हो जाएगा। तो आइए पहले बाकी सब याद कर लेते हैं। मोटर कार, अदर देन होगा यहां, अदर देन। अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। मोटर कार, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जिसको आप हायर पे यूज करते हैं। अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब जो किराए पे चलता है वो मोटर कार नहीं, जिससे बेसिकली जो कार हम ऑफिस आने जाने के लिए यूज करते हैं, वो ट्रेवल एजेंसी नहीं चलाते हैं, किराए पे नहीं जाती है मेरी कार चलनी। ठीक है, तब मुझे डिप्रिसिएशन मिलता है 15%। मोटर बसेस, लॉरीज, वैन, टैक्सीज, वॉट एवर यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, किराए पे चलती है, मेरा बिजनेस ही है, बस चलवाते हैं, कार चलवाते हैं, समझ रहे हैं ना, ट्रेवल का काम है, टैक्सी चलवाते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, बस, टैक्सी, वैन वगैरह, अगर हम किराए पे चलाते हैं तो उन पे डिप्रिसिएशन मिलता है 30%। फिर से सुन लीजिए बच्चों, मेरे पास कार है, मैं कार किराए पे चलवाता हूं, मुझे कार पे डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 30%। मेरे पास कार है लेकिन मैं टीचर हूं, कोचिंग आता हूं पढ़ाने के लिए कार से, ठीक है, उस कार पे डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 15%। स्वाभाविक सी बात भी है। बताइए बच्चों, कहां पे कार ज्यादा डिप्रिशिएट हो रही है? भाई ट्रेवल में चलाएंगे तो कार घिस जाएगी तुरंत, ठीक है, तो ज्यादा डिप्रिशिएशन दे रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है 30% ले लो। भाई अपना एक ऑफिस यूज कर रहे हैं बस, तो कम घिसेगी कार भी, 15% मिल रहा है।
ठीक है, आगे देखो, बुक्स ओन बाय द एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन, बुक्स ओन बाय एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन। बुक्स क्या होती है, जब सोचते हैं हम लोग, बुक्स क्या है, किताबें क्या है, एसेट है कि नहीं है, एसेट है कि नहीं है, एसेट है। ध्यान दीजिएगा, किताबें एसेट हैं। किसके लिए बात कर रहा है, प्रोफेशनल। आप किसी एडवोकेट की ऑफिस में जाइए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस में जाइए, देखिए ढेरों सारी किताबें लगी है। वकील के यहां जाएंगे तो काली काली ढेर सारी किताब लगी रहती है, ठीक है। वैसे सीए की ऑफिस में भी ढेर सारी बुक्स लगी हुई है, इनकम टैक्स एक्ट है, रेकनर है, सारी चीजें लगी हुई हैं। क्या ये उनकी एसेट है? अरे हाँ भाई, एक वकील की जरा कभी चले जाइए ऑफिस में, आपको किताबों के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। होगा क्या, एक टूटा सा टेबल कुर्सी लेके बैठा होगा वकील साहब, उसके अलावा तो उससे किताबें ही किताबें भरी हैं, वो उसके अलावा तो एसेट ही नहीं है कुछ। तो वही सबसे बड़ी एसेट है। कितना डिप्रिसिएशन मिलता है उसको? 40%, 40% डिप्रिसिएशन मिलेगा। बुक्स ओन बाय एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस, क्या बिजनेसमैन भी किताबें खरीदते हैं? हाँ, जरा आप ट्रेनिंग में जाइएगा तो आपको पता चलेगा, जब आप ऑडिट वगैरह करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बिजनेसमैन भी बहुत फुल्ली इक्विप्ड होते हैं नॉलेज से। अपने बिजनेस से रिलेटेड तो किताबें जरूर खरीदते हैं। जैसे अगर कोई एक्सपोर्टर होगा तो उसके पास कस्टम के सारी किताबें होंगी, कस्टम एक्ट वगैरह सब रखा होगा। वो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, मैंने तो देखा हुआ है पर्सनली। बच्चों, जब मैं ट्रेनिंग में था, ठीक है, तो पुरानी बात हो गई भाई, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। जब मैं ट्रेनिंग में था, ठीक है, आप ही की तरह था, और जब ट्रेनिंग में जाता था कहीं ऑडिट वगैरह पे गया तो मैं देखता था कि जो बिजनेसमैन है वो भी क्या करता है, एक्ट वगैरह सारी चीजें रखता है अपने पास। बिजनेसमैन को कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा किताबों पे? 15%। सरकार भी देखिए समझती है ये बात, बिजनेसमैन है तो किताबें कम पलटेगा ना, तो कम घिसेंगी किताबें, तो 15% दे रही है। प्रोफेशनल है भाई, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, तो दिन भर किताबों में जूझे रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को डिप्रिसिएशन भी ज्यादा मिल रहा है, 40%। जो लोग लाइब्रेरी चलाते हैं, जो लोग लाइब्रेरी का बिजनेस करते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं और किताबों को किराए पे देते हैं, उनके लिए किताब एसेट है। उनको कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा? उनको भी 40। तो ऐसे याद रखिए, किताबों पे 40% मिलता है प्रोफेशनल को, और जो लाइब्रेरी चलाते हैं उनको, और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको 20% मिलता है, अब 15% मिलता है, ठीक है। सिप, अगर आपके पास सिप है, आपके बिजनेस में सिप है तो 20%। एयरप्लेन है, एयरप्लेन किसके पास है भाई? जितनी भी एयरलाइन कंपनियां हैं उनके पास एयरप्लेन्स हैं, उस पर डिप्रिसिएशन वो कितना लेंगे? 40। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, चाहे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो, कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है तो उस पर 40% मिलेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट समझते हैं? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट समझा देते हैं क्या होता है। जैसे मेरी फैक्ट्री के चिमनी से जो गैस निकलती है, धुआं निकलता है, वो पॉल्यूटिंग नेचर का है। तो हमने क्या किया है, वो चिमनी पे एक फिल्टर लगा दिया, फिल्टर बैठा दिया, ठीक है। अब वो फिल्टर ऐसा फिल्टर है कि जब अंदर से गैस निकलेगी और फिल्टर तक जाएगी तो वो फिल्टर होकर गैस निकलेगी, और वो पॉल्यूटिंग गैस की बजाय वो एक यूजफुल गैस बन जाएगी, में भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगी। अगर ऐसे फिल्टर की हम कीमत बताएं तो ये 10-10, 20-20 करोड़ रुपए के फिल्टर आते हैं, ठीक है। ये कोई छोटी चीज नहीं बता रहे हैं, 20 को 25 करोड़ रुपए का एक फिल्टर आएगा, हर कोई बैठाता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सरकार इस पे 40% आपको डिप्रिसिएशन देती है, ठीक है। ये इसीलिए इतना ज्यादा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी दे रही है, कम से कम बिजनेसमैन को लगेगा अच्छा 10 करोड़ का फिल्टर लगाएंगे तो 4 करोड़ रुपए का तो खर्चा घटाने को मिल ही जाएगा। तो शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। इसकी लाइफ बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है। और ये सब के लिए तो गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी वगैरह भी देती है, छूट वगैरह भी देती है। ये सब ज्यादातर विदेशों में बनता ही भी है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है, सरकार छूट भी दे देती है कि खरीदिए, लगाइए कम से कम। अदरवाइज एक बात बताओ, क्या मेरी फैक्ट्री से गैस निकल रहा है जो पॉल्यूटिंग नेचर का है, तो हम चिमनी में फिल्टर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अरे पूरी दुनिया गैस को पॉल्यूट करने पे लगी हुई है, ठीक है। हम अकेले मेरे चिमनी पे फिल्टर लगा देने से सही हो जाएगा क्या? हम क्यों अपना 20 करोड़ रुपया खर्चा करें? अरे 20 करोड़ रुपया हम अपने बिजनेस में लगाएंगे, नई मशीन खरीदेंगे और पैसे कमाएंगे। तो कोई भी नहीं सोचता इस बारे में। तो सरकार बहुत पहल करती है इसके लिए, बहुत छूट वगैरह देती है, और तब जाके कहीं कोई लोग लेते हैं, और 40% का डिप्रिसिएशन भी देती है।
और इनफेक्ट ऐसा भी है कि बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस ही नहीं मिलता है अगर आप फिल्टर नहीं लगाओगे तो। फिल्टर लगाओगे, ये एक साइन करते हो, तब आपको लाइसेंस मिलता है कि इंडस्ट्री अब आप लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोग मजबूर है भाई, इसलिए उनको लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को इससे क्या मतलब पॉलिटिकल इश्यूज से। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स जो होते हैं उस पर भी 40% डिप्रिसिएशन मिलेगा, वो भी क्या है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और आप देखेंगे सॉफ्टवेयर वर्ड यहां भी लिखा है, सॉफ्टवेयर वर्ड यहां भी लिखा है, तो यहां वाले सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है और यहां वाले सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऊपर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर एक डिब्बा है। क्या ये बताइए अगर आपके कंप्यूटर में हम विंडोज ना डालें तो कंप्यूटर चालू भी होगा? विंडोज ही वो खिड़की है जो कंप्यूटर को खोल देता है, कुछ कर पाते हो आप, ठीक है। उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले विंडोज के पहले आया करता था डॉस, तो ये सब चलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो होता है वो कंप्यूटर का भी माना जाता है। जैसे मान लीजिए 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदे और ओरिजिनल विंडोज खरीद लिए 10,000 रुपए का, तो 35,000 रुपए का कंप्यूटर कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर नहीं है 10,000 का विंडोज, वो कंप्यूटर ही है बच्चों, क्योंकि उसके बिना कंप्यूटर नहीं हो तो डब्बा है। क्लियर है बात? तो फिर से रिपीट करता हूं, 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदो और 10,000 रुपए का विंडोज सॉफ्टवेयर खरीद लो, तो 35,000 रुपए का लैपटॉप बोलना। 25,000 का लैपटॉप और 10,000 का सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि उसके बिना लैपटॉप ही नहीं है। विंडोज इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। कितने बच्चे टैली सॉफ्टवेयर सुने हैं या जानते हैं? जानते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, 5,000 रुपए का उसमें टैली सॉफ्टवेयर भी डलवा दिया। अब बताइए ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, ये नीचे वाला सॉफ्टवेयर। एक बात बताओ, टैली ना डलवाते तो कंप्यूटर नहीं चलता? अरे बिल्कुल चलता, शौक से चलता, दौड़ के चलता। टैली के बिना कंप्यूटर नहीं चलता ऐसा थोड़ी ना है, मेरी जरूरत है हमने डलवा लिया। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है बस। मैंने इनकम टैक्स बच्चे आप तो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इनकम टैक्स याद करते हो सारी चीज, इस पे इतना रेट है, इस पे इतना रेट है। सच बताएं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इतनी सारी चीजें याद नहीं है। पता है ये सारा काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। फीड करो, खटाखट खुद ही निकाल के भारी कर देता है। इसका डिप्रिसिएशन इतना। जितनी जानकारी आपको है ना, जितना एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, शायद बनने के बाद भी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद का तो सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। और बनने के लिए हमें एक प्रोफेशनल कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सब याद करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ये सजा है आने वाले मजे के लिए। तो सॉफ्टवेयर का मतलब यहां समझ में आ गया। जैसे इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर हमने डलवाया तो वो सॉफ्टवेयर है। यहां सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लिख भी सकते हैं, इसका मतलब है विंडोज, ये कंप्यूटर कहलाता है। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, इन सब पे 25% मिलेगा। सबका मतलब मालूम है? इंटेंजिबल एसेट का बता देता हूं आपको। पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला। अगर मैंने कोई डिस्कवरी, कोई फॉर्मूला बनाया और उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसे कहा जाता है पेटेंट। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, पता है आपको? बिना गुठलियों वाला आम। बिना गुठलियों वाला आम, फ्रूटी की बात नहीं कर रहे हैं, माजा की बात नहीं कर रहे हैं। सचमुच आम उगेगा पेड़ पे, उसके अंदर गुठली नहीं होगी। हां, ऐसा फॉर्मूला बनाया हमने और उसका रजिस्ट्रेशन जाके करा लिया तो वो कहलाता है पेटेंट। समझ में आया? अब मेरे पास कोई आता है, कहता है सर ये फॉर्मूला बेचेंगे मुझे, बिना गुठलियों वाला आम। हमने कहा ठीक है भाई ले लो, 25 करोड़ रुपए चाहिए इस फॉर्मूले के। मैंने बनाया ये फॉर्मूला, तैयार हो जाता है, कहता है सर ले लीजिए 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए मुझे देता है, फॉर्मूला ले जाता है मुझसे। मैंने पेटेंट उसके नाम कर दिया है, अब मैं किसी और को बेच भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता फॉर्मूला। मैंने उठा के उसको दे दिया फॉर्मूला, ठीक है। बेसिकली वो फॉर्मूला क्या था, एक बेसिकली मैंने बीज डेवलप की थी, उस बीज को वो लगा देगा तो ऐसा पेड़ उगेगा। वही मैंने बनाया है। 10 साल की मेरी मेहनत थी, 10 साल में मैंने उसको रिसर्च किया और ये डेवलप किया था, ठीक है। अब वो पेड़ उगाता है, उसका पेड़ उगता ही नहीं है। 25 करोड़ रुपए का फॉर्मूला लेके गया, उससे पेड़ उग ही नहीं रहा है। क्या करेगा? दौड़ा भागा आएगा कि नहीं मेरे पास? आया मेरे पास।
कहता है कि आपका फॉर्मूला सही नहीं है। मैंने कहा दावे के साथ कह रहा हूं फॉर्मूला सही है, नहीं तो कोर्ट में चलो अगर तुमको डाउट है तो। तुमको पेड़ लगाना आता नहीं है, फॉर्मूला मेरा परफेक्ट है, और अगर तुमको पेड़ लगाना सीखना है, ये फॉर्मूला का यूज सीखना है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो मुझसे नो हाउ खरीदो। नो हाउ का मतलब होता है जानकारी, जानकारी भी तो खरीदो, अभी तो फॉर्मूला खरीदे हो। बात समझ में आ रही है? पेटेंट होता है फॉर्मूला और नो हाउ होता है फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का तरीका। तुमने फॉर्मूला खरीदा 25 करोड़ में, मैंने फॉर्मूला बेच दिया, अपना दिमाग लगाओ, पेड़ उगाओ, और अगर नहीं कर सकते हो तो खरीदो मुझसे नो हाउ। उसने पूछा बताइए नो हाउ का कितना, मैंने कहा 100 करोड़ रुपया। 25 करोड़ में फॉर्मूला बेचे थे, अब नो हाउ बेचेंगे 100 करोड़ रुपए का। मैंने कहा 100 करोड़ रुपए में नो हाउ दूंगा। मजबूर है बंदा, करेगा क्या? खूब कर लिया, 2 महीने से मेहनत कर रहा है, पेड़ नहीं उगा पाया अभी तक। ठीक है, मैंने उसको बताया कि बीज तुम ऐसे जो लगा रहे थे ऐसे ना लग के ये उल्टा लगेगा, ऐसे बीज लगेगी। ठीक है, और पेड़ इसका जमीन के अंदर पहले जाता है, फिर जमीन के अंदर से निकल के ऊपर आता है। अरे ये कौन सा फॉर्मूला है? मैंने कहा यही है फॉर्मूला। ठीक है, बीज उल्टा लगाना है, पहले पेड़ कम से कम 3 फीट तक नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर बाहर निकलेगा और तब जाके आम उगेगा। यही थी मेरी डिस्कवरी। नो बेच दिया 100 करोड़ रुपए का। समझ में आ गया सबको? नो क्या होता है, पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट। किताबें जब हम लिखते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन समझ लीजिए करा लेते हैं, उसको कहा जाता है कॉपीराइट। जैसे फॉर्मूले का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पेटेंट कहलाता है, और किताबें जो हम लिखते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कॉपीराइट कहलाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है बिजनेस के नाम का। जैसे मेरे बिजनेस का नाम है स्टडी एट होम। ठीक है, तो इस नाम का जो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। लाइसेंसेस क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस को करने का लाइसेंस, परमिशन समझ लीजिए। ठीक है, फ्रेंचाइजीज आज बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है किसी और को हम अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी और को नाम स्टडी एट होम इस्तेमाल करने के लिए दिया तो इसे कहा जाएगा फ्रेंचाइजी देना। ठीक है, कोई और किसी और का नाम क्यों इस्तेमाल करता है बता सकते हो? बेसिकली कोई बड़ा नाम होता है तो उस नाम के तहत आपको बच्चे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। जैसे कंप्यूटर वाली बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, वो एनआईटी के नाम से ही क्यों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलती है? क्योंकि मालूम है एनआईटी, एप्टेक, ये बड़ा नाम है। अगर इस नाम से हम दुकान खोलेंगे अपनी, एप्टेक को पैसा देना पड़ता है, एनआईटी को पैसा देना पड़ता है, लेकिन ठीक है भाई फ्रेंचाइजी लेके धंधा करेंगे, नाम अगर अच्छा ब्रांड होगा तो और ज्यादा फीस आएगी। ठीक है, अपना बिजनेस करेंगे, पता नहीं बच्चे आएंगे भी कि नहीं कंप्यूटर सीखने। बस यही बात होती है। फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट इस पे मिलेगा 25%। कोई तकलीफ यहां तक या परफेक्ट चल रहा है? मस्त हो? नोट, बिल्डिंग मीन्स द सुपर स्ट्रक्चर ओनली एंड डज नॉट इंक्लूड साइट। बिल्डिंग का मतलब सुपर स्ट्रक्चर है सिर्फ, मतलब जो जमीन के ऊपर बना है बस वो बिल्डिंग है ओनली, एंड डज नॉट इंक्लूड साइट। साइट का मतलब होता है लैंड, लैंड इंक्लूड नहीं होती, ये पहले भी बता दिया था। 2 करोड़ की जमीन खरीदे, 3 करोड़ का मकान बनाए तो बिल्डिंग कहलाएगी 3 करोड़ रुपए। लैंड को भूल जाइए, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। अंडरस्टूड? अच्छा एक बार टेस्टिंग तो कर ले आपकी, आपको याद हुआ कि नहीं सब? एक बात बताओ बच्चों, इस माइक पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? माइक है क्या? प्लांट एंड मशीनरी। और क्या माइक अलग से कहीं लिखा था? यहां पे कहीं भी अलग से लिखा था? नहीं लिखा था। अब जब कहीं भी अलग से नहीं लिखा है तो इसका मतलब इस पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हो गया? ये जनरल में आ गया 15%। एसी पे बच्चों रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? एसी पे, एसी कहीं अलग से तो लिखा नहीं था तो कितना मिलेगा? 15%। कैमरे पे, कैमरा प्लांट एंड मशीनरी में आता है, कहीं अलग से लिखा था कैमरा? नहीं भाई, कैमरा तो लिखा ही नहीं था। मोटर कार लिखा था, बस लॉरी वैन वगैरह लिखा था, बुक्स लिखा था, शिप था, एयरप्लेन था, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और कंप्यूटर, बस इतनी चीज थी। तो बाकी कैमरे पे भी कितना? 15%। अच्छा बच्चों लैपटॉप पे 40%। लैपटॉप मतलब कंप्यूटर होता है, 40%। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। बिल्डिंग इंक्लूड रोड, ब्रिज, वेल, ट्यूबवेल। बिल्डिंग का मतलब रोड भी है, मतलब बिल्डिंग की डेफिनेशन में रोड भी आएगा। मतलब मेरी बिल्डिंग के बाद, इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं सर ये रही आपकी बिल्डिंग,
ठीक है, और इसके बाहर से रोड जा रही है ये, तो ये रोड पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। यहां पे आपकी ऑफिस है, ये सरकारी रोड है, इस पे नहीं। बच्चों इस रोड का मतलब क्या है? बिल्डिंग के अंदर रोड। क्या बिल्डिंग के अंदर भी रोड होती है? हाँ, ये देखो, ये है मेरी फैक्ट्री, ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर रोड्स जा रही हैं। अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग पोर्शन में। ये सब क्या है? ये है फैक्ट्री की आउटर बाउंड्री, ये है बच्चों। इसके अंदर अलग अलग जगह पे जाने के लिए मैंने फैक्ट्री के अंदर ही रोड बना रखी है, ठीक है। तो ये जो रोड्स हैं ये बिल्डिंग का हिस्सा है, इसको बिल्डिंग के साथ ही ऐड कर दीजिएगा, इस पे भी वही डिप्रिसिएशन मिलेगा जो बिल्डिंग पे मिलता है। ब्रिजेस, बच्चों क्या बिल्डिंग के अंदर ब्रिज भी होता है? हाँ बच्चों, ब्रिज होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं ये ब्रिज क्यों होते हैं। ये ब्रिज होते हैं बेसिकली पार्किंग के लिए। मैं आपको बताता हूं, अब बड़ी बड़ी कंपनियों में, आप तो भाई इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके नौकरी करोगे। ऐसी ऐसी कंपनियां आपको मिलेंगी जहां 3-3 फ्लोर तक, 4-4 फ्लोर तक पार्किंग है, बस पार्किंग है 4 फ्लोर की, ठीक है। तो बच्चों चौथे फ्लोर पे पार्किंग करने कैसे जाओगे? कार लेके अपनी सीढ़ियों से जाओगे? नहीं, ब्रिज बना हुआ है, ये चौथे फ्लोर पे ले जाने का ब्रिज है, ये तीसरे फ्लोर का ब्रिज है, इससे ले जाएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर ही है। अरे छोड़ो फैक्ट्री की बात, अंबानी जी के घर में खुद ब्रिज है, मालूम है कि नहीं आपको? जो अंबानी जी ने नया, मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं, जो इन्होंने 20, 22, 23 फ्लोर का कुछ मकान बनाया है ना, क्या नाम है, एंटेल या कुछ समथिंग लाइक दैट, उसमें भी ब्रिज है, 3 फ्लोर तक उनकी भी पार्किंग है। उसमें सिर्फ अंबानी साहब की अपनी कार रखाती है, 3 फ्लोर भर दिया उन्होंने कार से, अपनी पर्सनल कार से, ठीक है। तो भाई फैक्ट्रियों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में तो हो ही सकता है, वो तो अपने घर में ब्रिज बना रखे हैं 3 फ्लोर तक की पार्किंग के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ब्रिज बिल्डिंग का हिस्सा, इस पे डिप्रिसिएशन मिलेगा। वेल और ट्यूबवेल अगर बिल्डिंग प्रेमाइसेस के अंदर है तो वो भी बिल्डिंग का हिस्सा है, उस पे डिप्रिसिएशन आपको बिल्डिंग के रेट पे ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, बिल्डिंग शैल बी डीम्ड टू बी यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इफ द बिल्ट अप फ्लोर एरिया यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल बिल्ट अप फ्लोर एरिया। इस बात को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे मेरी शॉप है, दुकान है, और ऊपर मेरा रेजिडेंस है, तो इस बिल्डिंग को क्या बोला जाएगा? रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल। अगर मैं कहता कि सिर्फ दुकान है तो आप बोलते कॉमर्शियल, मैं कहता सिर्फ घर है तो आप बोलते रेजिडेंशियल। नीचे दुकान, ऊपर मकान, अब बताओ ये क्या है? इज इट रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल? क्यों जानने की आवश्यकता है? ये बात आपको भली भांति पता है, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल है तो आपको मिलता है डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, एंड इन केस इट इज कॉमर्शियल तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल बिल्डिंग एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी 10%. So you need to tell me whether it is residential or commercial. आइए, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, इनकम टैक्स खुद ही बताएगा कि ये कॉमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है। सुनिए क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, अब बात बताना आप ही को है। सुनिए, अ बिल्डिंग शैल बी डीम्ड टू बी यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। इस बिल्डिंग को रेजिडेंशियल पर्पस की बिल्डिंग मानी जाएगी, मतलब रेजिडेंशियल मानी जाएगी। कब? इफ द बिल्ट अप फ्लोर एरिया used for residential purpose is not less than 2/3 of the total built up floor area. जितना टोटल कंस्ट्रक्शन है अगर उसके 2/3 से कम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है, क्या बोलता है? बिल्डिंग शैल बी डीम्ड टू बी यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इफ द बिल्ट अप फ्लोर एरिया यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल बिल्ट अप फ्लोर एरिया। अगर टोटल बिल्टअप फ्लोर एरिया के 2/3 से कम रेजिडेंशियल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ऐसे में वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाएगी। मतलब 2/3 या उससे ज्यादा इस्तेमाल रेजिडेंशियल हो रहा है। आइए समझाते हैं आपको। अगर एक बिल्डिंग 3 फ्लोर की है, ऐसे मान लेते हैं, और 2 हिस्सा आपका रेजिडेंस है और 1 हिस्सा आपका कॉमर्शियल है, तो ये कहलाएगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ये कहना चाह रहा है, समझ में आ गई बात आपको?
अगर ये बराबर बराबर वाला था तो 2/3 नहीं है रेजिडेंशियल, ये पता है क्या कहलाएगी, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है। अच्छा और बताए बच्चों, अब आप बताएंगे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है बच्चों मेरी, 1 2 3 4, 3 हिस्से में मेरा रेजिडेंस है, दिस इज माई रेजिडेंस एंड दिस इज कॉमर्शियल। नॉट इन मी, बिल्डिंग को क्या बोल रहे, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल? 2/3 से ज्यादा रेजिडेंस में यूज हो रही है, हाँ, तो 2/3 का मतलब होता है 66.67%, ज्यादा यूज हो रही है। 3 फ्लोर यूज हो रहा है, 4 फ्लोर में से 75% रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं हम, तो ये क्या बन जाएगी, रेजिडेंशियल। अच्छा उल्टा बताओ बच्चों, 3 फ्लोर में ऑफिस है मेरी, 1 2 3, दिस इज ऑफिस, ठीक है, 3 फ्लोर, एंड 1 फ्लोर दिस इज रेजिडेंशियल, दिस इज रेजिडेंशियल। नाउ टेल मी what is this building, residential commercial? This will be called commercial building student। 2/3 या उससे ज्यादा रेजिडेंस यूज होगा तो वो रेजिडेंशियल कहलाएगी, ठीक है। अच्छा अब बहुत ध्यान से अब अगली बात को सुनेंगे, डेप्रिसिएशन निकालने की बात कर रहे हैं और बच्चे जनरली इसमें गलती करते हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, छोटी सी बात है लेकिन अगर ध्यान से ना समझा जाए तो गलती स्वाभाविक है। बच्चों बहुत ध्यान से, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा रेजिडेंस है, ये बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की बच्चों, ठीक है। बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है बच्चों तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 5%, और अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है बच्चों तो 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। अब मुझे इसका डेप्रिसिएशन निकालना है, आप बताएं कैसे निकलेगा। मैंने सारी बात बता दी, आधा रेजिडेंस आधा ऑफिस, बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की, अगर रेजिडेंशियल है तो 5% डेप्रिसिएशन है, कॉमर्शियल है तो 10% है। ये बिल्डिंग क्या कहलाएगी बच्चों, आधा रेजिडेंस आधा ऑफिशियल, आधा मतलब 50% रेजिडेंस यूज, ये रेजिडेंशियल नहीं कहलाएगी। रेजिडेंशियल तब कहलाती है ना जब 2/3 हिस्सा या उससे ज्यादा रेजिडेंस में यूज करते हो, तो ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो डेप्रिसिएशन होगा इसका 1 करोड़ का 10%। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने 1 करोड़ का 10% निकाल लिया तो ये 10% डेप्रिसिएशन पूरी बिल्डिंग का हो गया या फिर आधे हिस्से का है, ये पूरी बिल्डिंग का हो गया। ये पूरी बिल्डिंग को ना तुम कॉमर्शियल बिल्डिंग बोल रहे हो, तो और 1 करोड़ की पूरी बिल्डिंग है, ध्यान रखना एक फ्लोर नहीं है, तो 10% लगाते ही पूरी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया। आधा इस्तेमाल ऑफिस यूज में हो रहा है तो इसका आप करेंगे 50%। तो 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, एक तो पहले बिल्डिंग कौन सी है उस हिसाब से रेट बनाओगे, और फिर उसके बाद जितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिस में उतना हिस्सा भी लगाओगे उसका, तो ये होगा 1 करोड़ का 10% 10 लाख का, 50% 5 लाख डेप्रिसिएशन मिलेगा। नोट हो रहा है कि नहीं, कि बस भाषण सुन रहे हो? नोट करिए इसको, नोट करिए, नहीं तो क्वेश्चन के समय आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो फोन करेंगे कि सर 5 लाख कैसे आ गया था, 10% पे निकाला गया था। तो चलिए देखिए इधर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है बच्चों, ये 3 हिस्सा ये मैंने रेजिडेंस बना रखा है, दिस इज माई रेजिडेंस, और ये 1 हिस्सा मेरा ऑफिस है। बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की, डेप्रिसिएशन कितना होगा, सबसे पहले 1 करोड़ पे लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन का रेट, 1 करोड़ पे लगेगा डेप्रिसिएशन का रेट, और फिर उस पे लगेगा उतना परसेंटेज जितना ऑफिस में हम यूज कर रहे हैं। ऑफिस में कितना यूज कर रहे हैं, 1/4 दिख रहा है ना, 4 फ्लोर में से कितना फ्लोर, 1 फ्लोर, तो 25% हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब सवाल उठता है सर डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, तो हम कहेंगे 5 या 10 होता है, बता दो बच्चों, अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो 10 लगा दो, रेजिडेंशियल है तो 5 लगा दो। बिल्डिंग कौन सी है, ये बिल्डिंग कौन सी है, रेजिडेंशियल, 2/3 हिस्से से ज्यादा रेजिडेंस यूज हो रहा है, तो बच्चों पहले करेंगे 5% और फिर इसका कर देंगे 25% भी। तो 1 करोड़ का 5% होता है 5 लाख रुपए, 5 लाख का 25% कर दो तो बच्चों 1,25,000 रुपए। समझ में आया नहीं आया, नोट हो रहा होगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगी,
जो बच्चे आराम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए दिक्कत जरूर होगी। अच्छा, अब बच्चों आप बताएंगे, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसका मैंने क्या किया, 2 फ्लोर ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया, 1 फ्लोर रेजिडेंस बना दिया। 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बच्चों। तो डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रीशिएशन होता है 1 करोड़ में डेप्रीशिएशन का रेट, और जितना हिस्सा ऑफिस में यूज हो रहा है, ऑफिस में यूज हो रहा है 2/3 हिस्सा, 2/3 कर देंगे डेप्रीशिएशन का। अब 1 करोड़ में रेट कौन सा लगाएं? तो फिर वही बात कहूंगा बच्चों, जो आपको लगता है 5 या 10 लगाओ। रेजिडेंशियल लगता है 5 लगा दो, कॉमर्शियल लगता है 10 लगा दो। क्या लगता है बोलो? रेजिडेंशियल है क्या ये बिल्डिंग? नहीं, 2/3 या उससे ज्यादा हिस्सा यूज होना चाहिए रेजिडेंस में। ये रेजिडेंशियल नहीं है, 10% लगाएंगे, इंटू 2/3 करेंगे। तो 10%, 10 लाख इंटू 2/3, 10 लाख इंटू 2/3 कर लो बच्चों, कितना आएगा? लाख इंटू 2/3, तो 3.3 to 6.67 लाख कर लीजिए, ये आ जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक? डन? स्विच करें, आगे बढ़ें। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, no depreciation will be allowed on the land if the land is purchased and then house is built up. अगर आपने लैंड खरीदा, 2 करोड़ रुपए का, और इस पे बिल्डिंग बनवाई। बिल्डिंग कितने की बनवाई आपने? ये लैंड 2 करोड़ रुपए का, बिल्डिंग बनवाई इस पे 3 करोड़ रुपए की। तो आम बोलचाल में तो सबको यही बोलेगा ना, 5 करोड़ रुपए का मकान बनवाया है। लेकिन इनकम टैक्स थोड़ी ना ये बोलता है, कहता है लैंड पे थोड़ी ना डिप्रिशिएशन देंगे। डिप्रिशिएशन किस पे देंगे? बिल्डिंग। लैंड की वैल्यू थोड़ी ना डिप्रिशिएट हो रही है, वो तो 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए की हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन बिल्डिंग ना धीरे धीरे यूज करते जा रहे हो, डिप्रिशिएट होते जा रही है, तो इस पे डिप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है, तो बिल्डिंग का मतलब सुपर स्ट्रक्चर होता है, जितना कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई है आपकी, बस उस पर आपको मिलेगा डिप्रिशिएशन। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने रेडी बिल्डिंग खरीद ली, ये लो, मैंने तो रेडी बिल्डिंग ही खरीद ली 4 करोड़ रुपए की। भाई बनी बनाई किसी की बिल्डिंग खरीद ली 4 करोड़ रुपए में, लैंड की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू तो अलग अलग है ही नहीं। अब क्या करें? अब किस पे 4 करोड़ रुपए मिलेगा? क्या इनकम टैक्स कहता है मार्केट वैल्यू पे बांटो ना, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे बांटो, बताओ बिल्डिंग का कितना है, लैंड का कितना है। ठीक है, मैंने कहा कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से लैंड बनती है 2.5 करोड़ रुपए की और बिल्डिंग बनती है 1.5 करोड़ रुपए की। इनकम टैक्स आएगा 1.5 करोड़ रुपए डिप्रिशिएशन मिलेगा, बस इस पे डिप्रिशिएशन मिलेगा। समझ में आ गया? अगर बनी बनाई बिल्डिंग भी खरीद लोगे तो भी डिप्रिशिएशन सिर्फ बिल्डिंग वाले पे मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे अलग करना पड़ेगा लैंड। अब बात ये आती है कि सर मैंने तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कम से कम 100 कॉमर्शियल प्लेसेस है, उसमें से एक ये हिस्सा मैंने अपनी शॉप खरीदी है। अब क्या करें? तो अब जितने का खरीदो, अगर ये 1 करोड़ रुपए का खरीदो तो 1 करोड़ पे पूरा डिप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि इसमें लैंड नहीं है आपकी, जो पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, इसमें 100 दुकानें हैं। तो अब जितने का खरीदो वो, लेकिन हाँ एक जमीन सहित आपने कोई मकान खरीदा हुआ है तो फिर जमीन की वैल्यू अलग करनी पड़ेगी। No depreciation will be allowed on the land if land is purchased and then house is built up. Depreciation will be allowed only on the construction cost. If house is purchased and land cost is not decided separately, then also depreciation will be allowed on the cost of house only, excluding the land cost on the basis of market value. ठीक है?